नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद अहम एक्सप्लेनर में हम सीधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले बैंकिंग और इनकम टैक्स के नए नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हम सबके रोजमर्रा के फाइनेंस को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी आज की बैंकिंग आदतें 2026 में आने वाले इन बड़े झटकों या कहें बदलावों का सामना कर पाएंगी? क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे। हम बात करेंगे 2026 के नए वित्तीय नियमों की, नकद और पैन कार्ड की नई सीमाओं की, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रूल्स, एनआरआई बैंक अकाउंट के कड़े नियम, सेविंग और बीएसबीडी खाते, और सबसे आखिर में इन सब के बीच इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचा जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के नए वित्तीय नियमों की। देखिए, 2026 से हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक बड़ा शिफ्ट ले रहा है। अब रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोकस आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को माइक्रो मैनेज करने पर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अब वो सालाना आधार पर निगरानी रखेंगे। आसान भाषा में कहें तो रोज रोज की रोक-टोक खत्म और साल भर के हिसाब किताब पर ज्यादा फोकस। इससे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी और आम लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में एक बड़ी राहत भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सबसे अहम टॉपिक पर, नकद और पैन कार्ड की सीमाएं। और यहां जो सबसे बड़ा और जादुई नंबर आपको याद रखना है वो है 10 लाख रुपए। जी हां, नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर आप किसी एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करते हैं या निकालते हैं तो पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें राहत क्या है। दरअसल पहले एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर भी पैन देना पड़ता था, जो सच में काफी झंझट वाला काम था। अब सरकार ने इस रोज की टेंशन को खत्म करके इसे सीधे 10 लाख की सालाना लिमिट में बदल दिया है। तो रूटीन बैंकिंग अब पहले से काफी सिंपल होने वाली है। लेकिन रुकिए, कुछ खास खर्चों पर अभी भी पैन की सख्ती बनी हुई है। जैसे अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर किसी होटल का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा नकद में चुकाते हैं तो पैन रिपोर्टिंग अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। और हां, अगर 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद निकाला तो सीधे 2% टीडीएस कट जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। चलिए अब कैश से आगे बढ़ते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ और देखते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम क्या हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल यूपीआई पेमेंट की डेली लिमिट अभी भी 1 लाख रुपए ही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अस्पताल, एजुकेशन, कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस जैसी बेहद जरूरी चीजों के लिए एनपीसीआई ने इस लिमिट को बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी किसी भी इमरजेंसी में अब आपकी पेमेंट नहीं अटकेगी। अब उस बात पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है, यूपीआई चार्जेस। तो एकदम क्लियर कर लें, आपके पर्सनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर पूरी तरह से फ्री है। जो 1.1% तक का नया चार्ज है वो सिर्फ तब लगेगा जब पेमेंट किसी डिजिटल वॉलेट या पीपीआई से की जाए और वो भी 2,000 रुपए से ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात, ये चार्ज ग्राहकों को नहीं बल्कि दुकानदारों को देना होता है। तो आम यूजर को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा यूपीआई सिस्टम क्रैश ना हो, इसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। अब आप दिन भर में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और अगर कोई पेमेंट पेंडिंग है तो उसका स्टेटस दोबारा चेक करने के लिए 90 सेकंड्स का गैप रखना अनिवार्य है ताकि सर्वर पर ज्यादा लोड ना पड़े। एक और बढ़िया फीचर यह है कि पैसा भेजने से पहले अब रिसीवर के बैंक का नाम आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे गलत ट्रांसफर की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे एनआरआई दोस्तों के लिए आ रहे नए नियमों की। इंटरनेशनल बैंकिंग और फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियम बहुत कड़े हो गए हैं। अगर किसी को एनआरआई स्टेटस मिल जाता है और वो फिर भी अपना पुराना आम रेजिडेंट सेविंग अकाउंट चलाता रहता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े गए तो अकाउंट में जितना पैसा है उसका 3 गुना जुर्माना लग सकता है। और इतना ही नहीं, मामला सुलझने तक हर दिन 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन। ये सच में बहुत सीरियस है। पर अच्छी बात यह है कि इससे बचना बहुत आसान है। आपको बस अपने बैंक जाना है, वहां से रेजिडेंट टू एनआरओ कन्वर्जन फॉर्म लेना है, इसके साथ अपने पासपोर्ट, वीजा और पैन कार्ड की कॉपी लगानी है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो इसे भारतीय दूतावास से अटेस्ट करवाना होगा और बस बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट कानूनी तौर पर एनआरओ अकाउंट बन जाएगा और आप अपनी भारत की कमाई बिना किसी टेंशन के मैनेज कर पाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं अपने घरेलू बैंक खातों पर, खासतौर पर सेविंग और बीएसबीडी खातों पर।
इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप चाहे जितना बैलेंस रखें, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन जो BSBD स्मॉल अकाउंट्स होते हैं, जिनमें बेसिक सुविधाएं मिलती हैं, उनमें KYC के नियम तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन बैलेंस रखने की एक सख्त लिमिट होती है। आप किसी भी हाल में उस लिमिट को पार नहीं कर सकते। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी टॉपिक पर। इन सब बदलावों के बीच टैक्स नोटिस से कैसे बचें? इसके लिए आपको AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को समझना ही होगा। ये एक तरह का वित्तीय आईना है। आप जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या जो भी ब्याज कमाते हैं, सरकार इस सिस्टम के जरिए सबट्रैक्ट करती है। और आपको टैक्स नोटिस आमतौर पर तभी आता है जब आपके AIS में दिख रहा पैसा और आपकी फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न मैच नहीं करते। अब मान लीजिए आपको नोटिस आ ही गया, तो क्या करें? सबसे पहली बात, पैनिक ना करें और ना ही उसे इग्नोर करें। नोटिस इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर टैक्स अधिकारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, जिसका मतलब है सीधे मैक्सिमम पेनाल्टी। आपको बस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर नोटिस चेक करना है, अपनी रसीदें या लोन पेपर्स जमा करने हैं और सबूत के साथ तुरंत जवाब देना है। और हाँ, मामला पेचीदा लगे तो किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद जरूर लें। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से जब ये सारे नए नियम लागू हो जाएंगे, तो सवाल यह है कि क्या आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? कहीं कुछ ऐसी कमियां तो नहीं जो आगे चलकर एक भारी भरकम टैक्स नोटिस का कारण बन जाएं? आज ही अपने बैंक और टैक्स का हिसाब किताब समझिए, क्योंकि सही जानकारी और तैयारी ही आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।